अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है बासित। यूएसए में न्यू इमिग्रेंट अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो की सूरत में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है या इस प्रोसेस में इंटरेस्ट रखता है उसके लिए हेल्पफुल गाइड हो सके। हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है आपके सवालात मेरे ख्यालात, जिसके बेतहाशा पार्ट्स आ चुके हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में आपके सवाल का जवाब नहीं मिलता तो वो वीडियोज़ देख लें, अदरवाइज़ कॉमेंट सेक्शन में अपने सवाल को लिखें, आने वाले वीडियोस में उसको एड्रेस कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर इंस्टाग्राम पेज आ रहा है जिसके ऊपर मैं लाइव इन यूएसए दिखा रहा था, तो उसको जाके फॉलो कर लें। और आ जाएँ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुक्र करें सूरज निकला हुआ है, अदरवाइज़ बहुत ठंड है हमारे दिसंबर में भी। पहले कमेंट पर आते हैं, कहते हैं कि इनका एड्रेस चेंज हो चुका है पाकिस्तान में, तो वेलकम लेटर कैसे रिसीव होगा। एड्रेस चेंज की ट्राई की थी कुछ अर्सा पहले पब्लिक इंक्वायरी फॉर्म से, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो जो वेलकम लेटर है वो सिर्फ लेटर जो एंड में आता है ना, वो सिर्फ लफ्ज़ ही लेटर है, क्योंकि वो कोई डाक के थ्रू नहीं भेजते, वो डिजिटली आपको ईमेल के थ्रू आता है। एक स्टेप आपने बड़ा अच्छा किया है कि आपने एनवीसी के पब्लिक इंक्वायरी फॉर्म तक पहुंच गए हैं। तो आपने ये करना है कि अगर आपका एड्रेस फ़िज़िकली चेंज हो भी चुका है, इंश्योर कि एनवीसी के पास आपके पिटिशनर का, आपके प्रिंसिपल एप्लीकेंट का, आपके सारे बेनिफिशरी के ठीक ईमेल एड्रेसेस हैं। दोबारा ईमेल लिखें एनवीसी इंक्वायरी पर, और आपके केस नंबर, आपके पिटिशनर का नाम, आपके कैटेगरी क्या है, और कुछ और चीज़ें पूछते हैं। तो आप जब भी पूछेंगे तो वो आपको एक टेम्पलेट देंगे कि ये चीज़ें हमें बताएं। तो वो चीज़ें बताएंगे, उसके नीचे मैसेज लिखें और अच्छी तरह मैसेज लिखना सीख लें। मैसेज लिखें, अपने सारे ईमेल्स बताएं कि भाई प्लीज़ इंश्योर कि ये ईमेल्स आपके सिस्टम में है। तो जब भी आपको वेलकम लेटर आएगा, आपको इंटरव्यू लेटर आएगा, वो यूएस एम्बेसी की तरफ से नहीं आ रहा था, वो एनवीसी की तरफ से आ रहा था, क्योंकि एनवीसी का ही काम है, नेशनल वीज़ा सेंटर का काम है कि इंश्योर करना कि सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और रेलेवेंट एम्बेसी के साथ कोऑर्डिनेट करके उस फैमिली को या उस एप्लीकेंट को मेडिकल कह रहा हूँ, इंटरव्यू स्केड्यूल करना या उसका वेलकम लेटर उसको इशू करना। तो आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी। बस रीच आउट करें, इंश्योर कि उनके पास बिल्कुल ठीक ईमेल एड्रेसेस हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट करते हैं, अस्सलाम वालेकुम बासित भाई। वालेकुम अस्सलाम। F4 वीज़ा पर पूरी फैमिली यूएसए चली गई है और 1 साल से ऊपर हो गए हैं। 221G मिले हुए, बट नो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। दे सेड वी विल कॉन्टेक्ट यू। अब तक कोई रब्ता नहीं किया। 1 साल से ऊपर तो यूएसए सेंटर से कांटेक्ट किया जा सकता है। F4 पर वीज़ा सबको चले भी, फैमिली चले भी गई है, लेकिन 221G भी मिल चुका है, 1 साल हो भी गया है। हैं पहली स्टोरी में बिल्कुल समझ नहीं आई, लेकिन जो दूसरा पार्ट है, अगर कोई बंदा यूएस सेनेटर के थ्रू इंक्वायरी कराना चाहता है तो वो करवा सकता है, लेकिन यूएस सेनेटर के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपके जो उधर बंदा होता है यूएसए में वो करवा सकता है, पाकिस्तान में जो बंदा बैठा है वो नहीं करवा सकता है। और मुझे जहाँ तक याद आता है कि इसके नीचे ना कमेंट्स हो रहे थे कि कौन सी जुरिसडिक्शन होती है, किस तरह डिटरमिन किया जाता है। इसका तरीकाकार ये होता है, गूगल पर जाएं, आपने लिखना है फाइंड माय यूएस रिप्रेजेंटेटिव। आप ये सर्च करेंगे, एक वेबसाइट खुलेगी जिसकी एंड में .gov लिखा होगा। वो आपसे, आपका जो भी पिटिशनर होगा या जो भी आपका यूएसए का जो भी मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, फैमिली मेम्बर है, उसका ज़िप कोड और पूरा एड्रेस मांगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जिस एरिया में रहता हूँ, हमारे एरिया में 2 हैं सेनेटर्स, लेकिन मेरे हलके को जो लगता है सेनेटर, वो किस तरह डिटरमिन किया जाता है, मेरे पूरे एड्रेस से। तो मैं पूरा एड्रेस उस वेबसाइट में जब जाके डालता हूँ तो उन 2 में से मुझे पता लग जाता है कि मेरे वाला कौन सा है। फिर उसके ऑफिस को, मैं उसकी वेबसाइट को जाऊँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पता लग जाए कि ABC बंदा है, मैं वो बंदे का नाम लिखूँगा। हर सेनेटर की अपनी एक वेबसाइट होती है,
ऑफिशियल एंड में लिखा होगा .gov। आप उस वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर लिखा होगा सर्विसेज, उस सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। वहाँ लिखा होगा कि हेल्प विद अ फेडरल एजेंसी समथिंग करके, वहाँ क्लिक करेंगे। उसमें कई ऑप्शन होंगे, डिफरेंट एजेंसीज़ का लिखा होगा। वहाँ पर लिखा होगा USCIS लिखा होगा या ओवरसीज़ इमिग्रेशन लिखा होगा। वहाँ क्लिक करेंगे। वहाँ पर एक ऑप्शन होगा प्राइवेसी रिलीज़ फॉर्म, क्योंकि जो भी बंदा USA में आपका होगा, एक तो उसके साथ रिलेशनशिप होना चाहिए क्योंकि वो उसके हल्के में रह रहा है, दूसरा उसने अपने राइट्स को उसके ऑफिस को देने कि मेरे बिहाफ पर इस सेनेटर का दफ्तर रीच आउट करे। तो उस सारे फॉर्म में लिखा होगा कि क्या चीज़ पूछना चाहता है, क्या राइट्स है, फलाना है। वो सबमिट कराएगा एंड दे कैन रीच आउट टू द लोकल एम्बेसी, द USCIS ऑफिसर, द NVC, जो भी है। लेकिन इसमें भी क्या होता है, अगर पूरी बात एम्बेसी बता भी दे ना सेनेटर को, तो सेनेटर ऑफिस के पास भी राइट होता है कि आपको कितनी बता रहा है, क्योंकि सर्टन नेशनल इंटरेस्ट या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तो आपको नहीं बता सकते। फॉर एग्जांपल एप्लीकेंट को किस लिए रोका हुआ है, क्योंकि बैकग्राउंड चेक चल रहा है, वो तो नहीं बताएंगे ना कि फ़लाना भैया इसके ऊपर हम बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं। लेकिन पहली स्टोरी बिल्कुल समझ नहीं है जो भी आपने लिखा है कि अगर F4 फैमिली थी वो चली जा चुकी है, तो उसमें से एक बंदा को 221G क्यों मिला हुआ है। प्लीज़ अगर हो सके तो अगली वीडियो में ये वीडियो देखें तो कमेंट करिएगा, मुझे भी समझ आए। लेकिन सेनेटर वाला पार्ट आपको समझा दिया है, इस तरह जाके आप कर सकते हैं इंक्वायरी, लेकिन आप नहीं कर सकते। जो भी USA में आपका जो बंदा बैठा है वो कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं, कहते हैं कि 2 महीने पहले इनका F4 का इंटरव्यू हुआ, उससे पहले मेडिकल के लिए गए, मेडिकल में इनको स्प्यूटम लग गया, स्प्यूटम 2 महीने बाद क्लियर हुआ और ये अब बुक करवा रहे हैं OFC। OFCs होती हैं ऑफ साइट फैसिलिटेशन सेंटर्स की अपॉइंटमेंट्स होती हैं। लेकिन आप ना, मेरा ख्याल है थोड़ी सी गलत डायरेक्शन पर जा रहे हैं। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो OFCs होती हैं, अगर आप सर्च करेंगे, OFCs आर फॉर DS 160, जो नॉन इमिग्रेंट कैटेगरीज होती हैं। जिन लोगों का स्प्यूटम होता है, या तो US एम्बेसी स्प्यूटम क्लियर हो जाए, या तो US एम्बेसी उनको रीच आउट करती है दोबारा रीस्केड्यूल के लिए, या आप US एम्बेसी को रीच आउट करते हो। अभी शुरू में ये कमेंट पिछली वीडियो में किया था शुरू में कि मेरा आप कर दें इंटरव्यू स्केड्यूल करें, तो आपने ख़ुद नहीं करना होता है। इस चीज़ के ऊपर क्लैरिटी कहाँ से आएगी कि अब नया प्रोसेस क्या है। आप इंक्वायरी लिखें टू US ट्रैवल डॉक्स या US वीज़ा नेविगेटर जो आया हुआ है, या आपने विल केयर जो भी मेडिकल सेंटर, उनसे पूछें कि भाई मेरा क्लियर हो चुका है, इसका अगला स्टेप क्या होता है। अगर वहाँ से क्लैरिटी नहीं मिलती, टू देन रीच आउट टू द US एम्बेसी, क्यों उनका ये काम है टू गाइड यू। क्योंकि ये ना हो कि आप ये बुक करवा लें, आप फॉर एग्जाम्पल कराची या लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचते हैं, वहाँ जाकर पता लगता है कि भैया ने थोड़ी दे अपॉइंटमेंट ही नहीं है, कितों आ गए हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये करा लें, क्योंकि आओ एंड में लिखा भी है कि क्योंकि क्या मुझे अटेंड करनी चाहिए भाई, इंटरव्यू डेट कंफर्म। हाँ भाई, आप तो जा रहे हैं। आई रियली होप जब तक आपने ये वीडियो देखनी है तो आप पहुँच ना चुके हों। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है OFCs जो होती हैं वो I1 DS 160 की होती हैं, लेकिन क्लैरिटी आप ले लें फ्रॉम US एम्बेसी। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर कहते हैं कि ये अपनी वालदा के लिए अप्लाई कर रही हैं USA से, और 2 महीने से इनका टेस्ट आई थिंक क्लियर हो चुका है, और आई थिंक वही होगा, स्प्यूटम हो चुका है। स्प्यूटम को समझना चाहता है, यहाँ पर वीडियो आ रही होगी। तो अब एम्बेसी दोबारा कब लाएगी। और नीचे ही कमेंट किया हुआ किसी ने कि इनके वालिद साहब का भी सेम है कि स्प्यूटम 2 महीने पहले क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप यही है, रीच आउट टू US एम्बेसी। अगर उन्होंने रीच आउट नहीं किया, उनको बताएं कि हमारा स्प्यूटम टेस्ट की रिपोर्ट क्लियर हो चुकी है, काइंडली
schedule us for the interview. एक आपसे एक और बात करनी थी कि मैंने कई बार देखा है कि आप जिसे कमेंट्स भी लोग करते हैं ना, तो मेरी खैर है, लेकिन जब आप यूएस एम्बेसी या किसी अदारे को आप ईमेल करते हैं तो ये आप वर्ड लिखा करें, प्लीज़ काइंडली ऑनरेबल यूएस एम्बेसी। या आपके वो उधर कोई फूफो का मुंडा नहीं बैठा, यू हैव टू बी वेरी फॉर्मल, वेरी प्रोफेशनल। क्योंकि मैं देखा है कई लोग ना ईमेल्स फॉरवर्ड करते हैं स्क्रीनशॉट्स मुझे, और जो वो वर्डिंग्स होती है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई उसकी सेंस नहीं बन रही थी। मैसेज को लिखें और उसको एक बार रीड करें। हर बंदे ने इंग्लिश का अगर कोई एग्ज़ाम दिया होगा लाइफ में, तो उसमें हम ऐसे राइटिंग करते थे, लेटर राइटिंग करते थे। स्ट्रक्चर करें, अपने बात को देखें कि उसको सेंस बन रही है, फिर यूएस एम्बेसी को भेजें। तो एक जनरल आपको मैं एडवाइस कर रहा हूँ। कई बार लोग कहते हैं ना कि हमें रिप्लाई नहीं आता, वो इसलिए भी नहीं आता कि उनको खुद नहीं समझ आता कि आपने भेजा गया है, तो इसलिए वो कह रहे हैं ठीक है आर्काइव। क्योंकि आप ये सोचें, पाकिस्तान से ऑलमोस्ट 5 से 7 हज़ार बंदा जाता है एक साल में, और अगर 5 से 7 हज़ार ईमेल्स करते हो एक दिन में, कितनी ईमेल्स को वो डील करते हैं, और उनको मीटर कितना शॉर्ट होता होगा, कोई बंदा रीड कर रहा होगा कि फजूल ईमेल है साइड को, इसलिए वो ईमेल्स का रिप्लाई नहीं आता होगा शायद। तो इसलिए इंश्योर कि एक अच्छी ईमेल होगी, रीड करना इजी होगा, तो वो कहेंगे ठीक है इसको रिप्लाई कर दो। मेरी साइड से है कि ये भी हो सकता है। तो मेक श्योर एक अच्छी वेल रिटन ईमेल भेजें, उनको रीड करना इजी हो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो आपका कमेंट और एड्रेस हो रहा है, अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट आते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ रिप्लाई। कहते हैं कि पासपोर्ट रिन्यूअल के बाद क्या न्यू पोर्टल बनाना है, क्योंकि प्रीवियस अगर ब्लॉक हो गया हो तो अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते वक्त AEG अमेरिकन एक्सप्रेस ग्रुप, यहाँ पर वीडियो आ रही होगी जिसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट भिजवाते हो टू यूएस एम्बेसी। उन लोगों ने कहा था कि आपका जो पुराना पोर्टल है वो पासपोर्ट की वजह से ब्लॉक हो गया है। आई हैव नो आइडिया कि अब क्यों ये कह रहे हैं, लेकिन पर्सनली लाइक वेरी या 2 फैमिली से जो बहुत क्लोज थी मेरे साथ, उन दोनों के उन्हें रिन्यू कराया था पासपोर्ट। एक कराची के थे, एक मुल्तान के थे। तो जो मुल्तान वाले थे वो मुल्तान में थी स्पीडेक्स होता था, PIA का जो है, जो डील करता है विद द यूएस एम्बेसी। उनने तो नहीं करवाया था, नया पोर्टल बनाया था। तो रादर देन रिलाइंग ऑन द AEG, क्योंकि AEG अगेन इज़ अ थर्ड पार्टी, वहाँ बंदे बैठे हैं, आप रिलाई करें यूएस ट्रैवल डॉग्स। तो वो नेविगेटर पे चलते हैं, यूएस ट्रैवल डॉग्स पे जाएं, उनसे पूछें कि भाई अगर ब्लॉक हो जाएगा उसको ओपन करवा लें। क्योंकि आप जब भी नया पोर्टल बनाते हैं ना, तो आपको वहाँ पे एक स्पेशल ID जनरेट होती है, UDID कहते हैं, USID समथिंग, कोई बनता है, नंबर होता है, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो पिछले वो ID का क्या बनेगा, इस वाली ID का क्या बनेगा, उसमें फिर एक हिस्ट्री जनरेट हुई होती है। तो या नो आइडिया कि नया बनाना होता है, लेकिन जिन लोगों को मैं जानता हूँ उन लोगों ने तो नहीं बनवाया था। मे बी न्यू रिक्वायरमेंट हो, लेकिन बेहतर यही है कि यूएस ट्रैवल डॉग्स को पूछें, वो आपको ज़्यादा आपको ज़्यादा गाइड कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है, हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। यहाँ पे इंस्टाग्राम पेज आ रहा है, जिसको जाकर फॉलो करें। बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, रात हो चुकी है, ठंड हो चुकी है, हमारा वक्त आ गया जाने का। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। बताइएगा ऑडियो कैसा था। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।